बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे और मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे और हमारा तकरीबन जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। बट ये एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है जो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी करवाऊं। अगेन करना वही सब होगा जो आज तक आप करते आए। सो द क्वेश्चन इज नवंबर 2019 P33 क्वेश्चन 1। अच्छा, ये 22, 23, 24 में भी आपको सवाल नजर आएंगे बट बिल्कुल सिंपल से सवाल है। 25 में भी नजर आए, 26 में भी नजर आए, 27 में भी नजर आए, तो ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये सवाल जो हम करने जा रहे हैं ये हमारा सवाल है नवंबर 2019। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो हम पहले इसका ईयर मेंशन कर लेते हैं। दिस इज नवंबर 2019 एंड P33 क्वेश्चन 1। P33 क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि भाई ये बोलता है TPLC इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इट अकाउंट्स फॉर अ फैक्ट्री प्रॉफिट एट अ रेट विच हैज नॉट चेंज फॉर सम ईयर्स। अब देखो उसने एक हिंट दी आपको कि ये फैक्ट्री प्रॉफिट तो रखते हैं और वो एक जो रेट है ना वो बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है, यानी कि वो अनचेंज रेट है, यानी कि वो बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ। अब रेट तो नहीं बताया लेकिन एक हिंट दे दी कि भाई फैक्ट्री प्रॉफिट सवाल में है। बोलता है द फॉलोइंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2018 एंड 2017। तो दो बैलेंस शीट्स आपको बना के दे दी हैं, 2017 की और 2018 की। नाउ इन द बैलेंस शीट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों बिजनेस के फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं, फिर उसके बाद डिलीवरी व्हीकल्स हैं, फिर उसके बाद आगे वो आपको इन्वेंट्री देता है रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की। याद रखिएगा जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है, ऑलवेज डू रिमेंबर, ये बात हम लास्ट क्लासेस में भी कर चुके हैं कि फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्रीज होती हैं जब हम उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। तो देखो इसने इसमें से क्या किया हुआ है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट को सपरेक्ट किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें सपरेक्शन नजर आ रही होगी। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये ट्रांसफर वैल्यू है, और इस ट्रांसफर वैल्यू में से उसने क्या किया, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस किया, तो प्रॉफिट को निकाल दो तो क्या बचेगा, कॉस्ट बचेगा। और ये बात याद रखिएगा, रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड्स हो, इन तीनों इन्वेंट्रीज को अंडर IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। ये ट्रांसफर वैल्यू पर रिकॉर्ड तो कतन किया ही नहीं जा सकता। डन। तो इन तीनों को लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने ट्रांसफर वैल्यू में से प्रॉफिट के एलिमेंट को माइनस कर दिया, कॉस्ट निकाल ली। आगे देखिए तो आपको आगे ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है, ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं, और ये बैलेंस शीट एक कंप्लीट बना के इन्होंने आपको बैलेंस करके शो की भी है कि भाई ये आपकी बैलेंस शीट है, इसको आप देख लें। तो ये 2 सालों की बैलेंस शीट दे दी उसने। नाउ देयर इज नथिंग कि आप इसके ऊपर इसको देख के कंफ्यूज हो या फिर आप सोचें, बट हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। आगे क्या है, आगे वो बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं 2 मिनट आगे बढ़ने से पहले कि यार क्या हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, क्या हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके ये मालूम नहीं कर सकते कि क्या फैक्ट्री प्रॉफिट कितना परसेंट रखती थी। देखो मैं तुम्हें अगर ये बोलूं कि यार हमें ये बात पता है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये जो है ये क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। 2 मिनट के लिए सोचो, द ट्रांसफर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज लेट सपोज 12500, कोई भी वैल्यू उठा दो। तो इसमें से अगर मैं वो माइनस कर दूं प्रॉफिट 2500 का, तो मेरे पास 10,000 रुपए की क्या बच जाएगी सर, 10,000 रुपए की कॉस्ट बच जाएगी। और इस 10,000 रुपए की कॉस्ट के ऊपर मैंने कोई एक एक्स परसेंटेज लगाई होगी, यानी कि X/100, यानी कि एक्स परसेंटेज लगाई होगी, जिससे मेरे पास एक आंसर आया होगा, वो आंसर 2500 आया होगा। इसका मतलब यही है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार जरा इसको कैलकुलेट करके तो बताओ कि फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है, फैक्ट्री प्रॉफिट, तो तुम बोलोगे सर ये तो बड़ी सिंपल बात है कि कॉस्ट के ऊपर इसने एक एक्स परसेंटेज रखी है और वो जो एक्स परसेंटेज कैलकुलेट होगी वही फैक्ट्री प्रॉफिट है। सो इफ आई नीड टू कैलकुलेट इट, मैं बोलूंगा 2500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये कितना था आपके पास, 10,000 था, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 25। इसका मतलब 25% इज द फैक्ट्री प्रॉफिट।
इसको तुम सिर्फ इस इन्वेंट्री पे रख के नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसने ये बोला था ना कि भाई सेवरल ईयर से जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो सेम है, तो इसको रख के कैलकुलेट कर लो। अगर हम इसको रख के कैलकुलेट करें तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई 10,000 में से पहले तो आप 2,000 माइनस कर दो, तो आपको कॉस्ट पता लग जाएगी इन्वेंट्री की, विच इज 8,000। 8,000 पे आपने कोई एक एक्स परसेंटेज रखी होगी, एक्स अपॉन 100, एक एक्स परसेंटेज रखी होगी, क्या आपके पास आंसर आया होगा 2,000। तो भाई अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार इसको जरा कैलकुलेट करो, एक्स निकालो, तो तुम बोलोगे सर 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8,000 विच मेक्स इन टोटल अगेन 25 ही आंसर आएगा। तो देखो पिछले साल का भी फैक्ट्री प्रॉफिट 25% है और इस साल का भी फैक्ट्री प्रॉफिट 25% है। सो दिस इज समथिंग कि ये आपको ना बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इन चीजों को लेके कि यार इन बातों का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये मतलब क्या था, ये तुम्हारी इन्वेंट्री है ना पहले 2018 की, 2018 की जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी ट्रांसफर वैल्यू 12,500 है और कॉस्ट 2,500 है। तो अगर मैं इसमें से ट्रांसफर वैल्यू में से प्रॉफिट निकाल दूं तो कॉस्ट बच जाएगी। या फिर 2017 की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर देखो तो उसमें 10,000 रुपए ट्रांसफर वैल्यू है, 2,000 रुपए प्रॉफिट है, 2,000 प्रॉफिट निकाल दो तो 8,000 रुपए की कॉस्ट बच जाएगी। तो 8,000 रुपए की कॉस्ट पे एक ऐसी परसेंटेज लगाई होगी कि 2,000 का प्रॉफिट आया होगा, या 10,000 रुपए की कॉस्ट पे एक ऐसी परसेंटेज लगाई होगी कि 2,500 का प्रॉफिट आया होगा। तो वो हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे आपको ये नजर भी आ रहा है कि हमने ये कैलकुलेशन भी कर ली है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आनी चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बड़ा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, यार इसके अंदर गेम क्या थी। नाउ बोलता है द चेंज इन रिटेन अर्निंग्स कम फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड अ डिविडेंड ऑफ 25,000 रुपए। अब उसने दो बातें कर दी आपसे। उसने बोला कि यार ये जो तुम्हारा प्रॉफिट आया है ना, ये कहां से प्रॉफिट आया है, तुम्हारे रिटेन अर्निंग के अंदर जो भी डिफरेंस है, जो भी तुम्हारे पास चेंज इन रिटेन अर्निंग है। देखो यहाँ पे आगे दिखाता हूं तुम्हें द चेंज इन रिटेन अर्निंग। पहले रिटेन अर्निंग ओपनिंग में कितना था, 36,300 का, इस साल क्लोजिंग में कितना है, 29,200 का। यानी कि जो भी चेंज इन रिटेन अर्निंग आया है वो दो रीजन की वजह से आया है, एक प्रॉफिट की वजह से और एक डिविडेंड जो कि 25,000 रुपए के थे। अब जिन लोगों को कंपनी अकाउंट्स एएस लेवल का बिल्कुल बेसिक लेवल पे आता है तो उनको रिटेन अर्निंग का अकाउंट याद होगा। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग आपको गिवन है और वो ओपनिंग आपको गिवन है यहाँ पे, ये नजर आ रहा है आपको, क्योंकि 2017 का क्लोजिंग 2018 का ओपनिंग बन जाएगा। तो 36,300 का ओपनिंग था। इस रिटेन अर्निंग के अंदर हम प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं और इस रिटेन अर्निंग में से हम डिविडेंड्स को लेस करते हैं। ठीक है, तो अब उसने बताया डिविडेंड्स कितने के हैं, 25,000 के हैं। और फिर आपके पास आंसर आ जाता है क्लोजिंग। ओके जी, आपके पास आंसर आ जाएगा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स। और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स आपको सवाल में ऑलरेडी गिवन है जो कि है 29,200 की। और ये प्रॉफिट है, ये एक्स है, आपको नहीं पता। तो देखो कितना सिंपल हो गया कि भाई ये इसमें से माइनस हुआ तो ऐड बैक करोगे, इसको माइनस करोगे, इक्वल्स टू ये आंसर आ जाएगा। अब A2 लेवल पे आपको इतनी बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। सो 29,200 प्लस 25,000 माइनस 36,300 है ना, तो ये हमारे पास आ रहा है 17,900। अभी जो 17,900 आ रहा है ना, दिस 17,900 इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। 17,900 इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, मींस दिस इज पैट, पीएटी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी ये वो पैसा है जो फाइनली एट्रीब्यूटेबल था इक्विटी होल्डर्स के लिए, ये आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में ट्रांसफर किया होगा, ये फाइनल नेट प्रॉफिट है आपका। डन, तो ये आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब ये इसने क्यों ये हिंट दी हमें, क्योंकि हो सकता है कि भाई कुछ और तरीके कार हो सवाल के अंदर, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। बट ये लाइन का मतलब मैं आपको समझा रहा था कि इस लाइन का मतलब क्या है कि रिटेन अर्निंग्स में जो चेंजेस आए वो दो चीजों की वजह से आए, एक प्रॉफिट की वजह से और दूसरा आपके डिविडेंड्स की वजह से। तो हमने वो प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिया। आगे बोलता है नंबर 2, बोलता है देयर वर नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। तो देखो बड़ी सिंपल सी हिंट दी कि यार कोई नॉन करेंट एसेट ना आपने एक्वायर किए हैं और ना ही आपने सेल किए हैं। तो इसका मतलब अगर तुम कोई एसेट को खरीदो और बेचो नहीं और फिर भी उनकी वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा हो तो वो डिफरेंस किसका होता है, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं तो इन दोनों की डेप्रिसिएशन, तीनों की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। भाई पहले 2017 में तुम्हारे पास 112,2000 का फैक्ट्री इक्विपमेंट था, माइनस अब 100,800 का हो गया है, तो इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 11,200। जो तुम्हारे पास ऑफिस इक्विपमेंट था वो 23,600 का था, लेकिन अब हो गया 20,400 का, तो विच मेक्स 3,200 रुपए का तुम्हारा ये डेप्रिशिएट हो गया। और इसी तरीके से अगर तुम ये देखो तो 28,000 रुपए का तुम्हारा डिलीवरी व्हीकल था और अब हो गया वो 21,000 रुपए का, तो 7,000 रुपए का ये डेप्रिशिएट हो गया। कितना सिंपल है, ऐसा ही है ना। उसके बाद आगे आ जाओ जरा, अगली चीज देखो। बोलता है
The purchase of raw material and production labor were 246,000 and 195,000 respectively. यानी कि उसने तुम्हें रॉ मटेरियल का परचेज और डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन लेबर का मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर, तो रॉ मटेरियल दे दिया उसने आपको 246,000 का, और 195,000 की उसने आपको डायरेक्ट लेबर दे दी, तो उसने ये दो इंफॉर्मेशन और दी आपको। आगे वो आपसे बोलता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे एक हिंट भी दी है कि डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है इस वैल्यू के अंदर से। तो अब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट करनी थी, और वो हम ऑलरेडी यहाँ पे बातों बातों में कैलकुलेट कर भी चुके हैं। तो अब वो आपको बोलता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन amount to 51,000 and administrative expenses excluding depreciation amount to 81,000। अच्छा, अब इस बात का मतलब हमें ये बात समझ आ गया है कि भाई जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसमें डेप्रिसिएशन हटा के 51,000 है, और एडमिन एक्सपेंसेस उसके अंदर डेप्रिसिएशन हटा के 81,000 है। तो भाई हमें बड़ा सिंपल काम करना होगा कि ये जो दो डेप्रिसिएशन है, ये दोनों डेप्रिसिएशन हमारी इधर जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। ये तो खैर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाएगी, तो जब काम आएगा, जब वक्त आएगा, तब हम इसको कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड 26,000 फैक्ट्री रेंट एंड 31,000 सुपरवाइजर सैलरी। तो भाई फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी बता दिए उसने कितने, और फैक्ट्री के सुपरवाइजर की तनख्वाह भी बता दी कितनी है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया, अब तक हमें कोई ऐसा चीज इसमें नजर आई नहीं मुश्किल। बोलता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो सबसे पहले। भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। आओ हम यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के आपको दिखाते हैं। देखो मेरा बेटा, सबसे पहले ना यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। और इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हेडिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो आपके लेवल पे ना, आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लेवल पे जितनी इंफॉर्मेशन शो करोगे उतनी अच्छी बात है। बट अगर मैं किसी कंपनी का अकाउंट बना रहा होता, मैं ना भी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, ठीक है। बट आप लोगों की प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के टाइम पे, तो ये यू नीड टू मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप मेंशन करें। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग रॉ मटेरियल। अब जो तुम्हारा ओपनिंग रॉ मटेरियल है ना, बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पे आगे तुम देखो तो तुम्हें रॉ मटेरियल का ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। ओपनिंग वैल्यू 2017 की, जो क्लोजिंग है वो 2018 की ओपनिंग हो जाएगी, जो कि 11,000 पे था, तो 11,000 पे यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ परचेजेस आ जाएंगी। अब जो तुम्हारी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था तुम्हें। द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने की थी, 246,000 की थी, तो 246,000 यहाँ पे मेंशन कर लो, 246,000। और कोई रिटर्न शिटन थी नहीं, तो इसमें से लेस कर लोगे। अब आप अपनी क्लोजिंग रॉ मटेरियल, अब जो तुम्हारा क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वो आपको बैलेंस शीट के अंदर ही नजर आ रहा होगा। वो कितने का है, 21,000 रुपए का है। ओपनिंग 11,000 रुपए का था, क्लोजिंग 21,000 रुपए का है, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग रिकॉर्ड कर लेंगे 21,000 रुपए का। अब ये जब आप लोग आपस में एडलेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 236,000, और ये जो 236,000 आएगा, ये 236,000 आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास सवाल के अंदर इसने और भी कुछ चीजें दी हुई थी, जैसे कि आपको दिया हुआ था क्या कहते हैं, चलें इसको चाहे तो एक लाइन नीचे लिख लें, 236,000। हमेशा मैंने आपको बोला इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा शो करें उतनी अच्छी बात है। इसको हम बोलते क्या थे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट कॉस्ट में एक तो डायरेक्ट लेबर थी आपके पास 195,000 की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्शन लेबर भी कह सकते थे इसको, मैन्युफैक्चरिंग लेबर भी कह सकते हैं, डायरेक्ट लेबर भी कह सकते हैं। और ये कितनी है, 195 195 195 500, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 195 500, राइट। और इन दोनों को टोटल निकाल लो, तो इन दोनों का टोटल आपके पास बन जाएगा 431 500 का, और इसको हम बोलेंगे दिस इज द प्राइम कॉस्ट, ठीक है मेरा बेटा। फिर इसके बाद आप आगे आ जाओ जरा। तो प्राइम कॉस्ट के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स मेंशन करने हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर लेंगे प्राइम कॉस्ट के अंदर। अब अगर तुम फैक्ट्री ओवरहेड्स को देखो ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कोई खास चीजें नहीं थी। एक आपके पास फैक्ट्री का क्या गिवन था, फैक्ट्री का रेंट गिवन था 26,000 का, और 31,000 की सुपरवाइजर की तनख्वाह। तो पहले तो हम रेंट लिख लेते हैं, फैक्ट्री रेंट और सुपरवाइजर की तनख्वाह। ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया इसको,
तो सुपरवाइजर की सैलरी और ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, ये कितने की है, रेंट है हमारा 26,000 का और 31,100 की इसकी सैलरी है, तो 26,000 रुपये ये आ गया और 31,100 जो है आपके पास वो ये आ गया। लेकिन याद रखिएगा आपने फैक्ट्री के इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकाली थी, तो वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, तो फैक्ट्री इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन जो कि कितनी हमने निकाली थी, इट वॉज 11,200, सो आई विल एड 11,200 टू इट। ठीक है, तो इन सबको हम लोग अब क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में टोटल कर लेंगे और हमारे पास एक आंसर आ जाएगा विच विल बी 68,300 और इसको फिर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, इसको आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। नाउ ये जो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है ये बन रही है 4,99,800 की बनेगी। ठीक है, तो ये आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल ली। नाउ वंस आपने ये कैलकुलेशन कर ली और ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह यहां तक आ गया, तो अब आप वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट कर लेंगे यहाँ पे लाके। अब वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ आते हैं, इधर हम कुछ थोड़ी सी लाइंस और बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस सबसे पहले, तो यहाँ हम लिखेंगे ओपनिंग WIP. Now, opening work in progress was again given in the question. If you see that the opening was 2,800 and closing is 2,600, so 2,800 यहाँ पे आ जाएगा and इसमें से हम लेस कर देंगे closing WIP which is 2,600, so I will get the answer of positive 200. और जैसे ही मेरे पास ये positive 200 आएगा तो इसको आप ऐड कर दें तो ये पूरा 5 लाख रुपए का फिगर शो करेगा आपको। तो ये 5 लाख रुपए का जो फिगर है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ इसके अंदर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री के प्रॉफिट को, ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट एंड यू नो व्हाट, हम फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो 5 लाख पे हम लगा देंगे 25%। ठीक है, तो जैसे ही तुम 5 लाख के ऊपर 25% अप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे पास 1,25,000 आ जाएगा। इसको तुम ऐड कर दोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो तुम्हारे पास ट्रांसफर वैल्यू आ जाएगी, तो ट्रांसफर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देख रहे हो कितना सिंपल सा हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 6,25,000। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो डन हो गया हमारा। ठीक है, अब आप इसको गौर से देख ले, हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया और जो भी बातें अब तक हम पिछले सवालों में करते हुए आए, इस सवाल में भी हमने वही बातें करी। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आती हैं, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। Now, once we are done with part A ना, so part B is to prepare income statement. अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन आप इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए ना एक चालाकी करी हुई एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे सेल्स नजर नहीं आ रही सवाल के अंदर कि इसने सेल्स कितनी करी है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करूंगा। मैं बोलूंगा देखते हैं ना कहाँ फंसते। देखो सवाल में ना जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो ना, तो उसको फिलहाल एक्स रख के आगे बढ़ जाया करो। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो क्लियर है ना कि स्टेटमेंट्स बननी है, तो स्टेटमेंट में इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आना है। तो यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपने सबसे पहले बनाना है रेवेन्यू का सेक्शन, जो कि मुझे सवाल में कहीं नजर नहीं आ रहा। देखो ना सेल्स कहां नजर आ रही है सर, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए ना, ओपनिंग क्लोजिंग, बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स मान लिया, ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए, तीसरी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। और ये बात आपको मैंने बचपन से सिखाई, आपके ओ से एएस से और फिर A2 में आ जाके दोबारा समझा रहा हूं इस बात को कि अगर किसी अकाउंट से रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन ना हो तो टी अकाउंट नहीं बन सकता। तो ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन है, बाकी तीसरी है ही नहीं, तो अकाउंट नहीं बन सकता, इसलिए सेल्स हमारी कहीं से कैलकुलेट नहीं हो रही। सो लेट्स मूव ऑन ना, कोई मसला नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिखें कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे आएगी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। अब जो तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो फिनिश गुड्स की यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, और याद रखिएगा फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा ट्रांसफर वैल्यू वाली रिकॉर्ड होती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो आप यहाँ पे आगे देखो तो क्या आपको ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रांसफर वैल्यू नजर आ रही है? हाँ सर हमें नजर आ रही है, और वो कितने की है? 10,000 रुपए की है ना, तो 10,000 रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। दिस इज नॉट कॉस्ट, दिस इज द ट्रांसफर वैल्यू। इसके अंदर तुम क्या करो, ट्रांसफर वैल्यू जो अभी तुम्हारे पास आई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। वो कितनी आई थी? 1,25,000 आई थी ऊपर नजर, वो 6,25,000 आई थी। अच्छा ये 6,25,000 आई थी, ठीक है जी 6,25,000। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो, इसमें से लेस कर लो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना फिनिश गुड्स की, देखो वो भी किस पे रिकॉर्ड करोगे? ट्रांसफर प्राइस पे। और इस साल तुम्हारे पास ट्रांसफर प्राइस कितनी थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की? 1,00,000
25,000 थी, 1,12,500 थी जिसमें 2,500 का प्रॉफिट था, तो 1,12,000, वो सॉरी 12,500, 1 लाख बोल रहा हूँ मैं, तो 12,500, इसको आप क्या करोगे, आपस में माइनस कर लोगे, और ये सारी चीजें जब आप लोग आपस में एडलेस कर लोगे तो आपके पास एक कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी हमारे पास 622,500 की, और इसको हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, लेकिन हमारे पास सेल्स है ही नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकल सकता। नाउ देयर इज अ मिसकंसेप्शन इन स्टूडेंट्स दैट सर वंस द फैक्ट्री profit was 25%, it is the markup 25%, तो why don't we apply markup to it? This is not the gross profit markup. याद रखिएगा, ये जो आपने 25% निकाला था, this is not gross profit markup, this is the factory profit markup. ये फैक्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मार्कअप होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन करते हो उसकी कॉस्ट का 25% रखते हो। यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तुम्हारी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। यू कैन नॉट अप्लाई 25% टू इट। बहुत सारे बच्चों ने पेपर में क्या किया होगा, उन्होंने बोला अबे यार ये तो बच्चों वाला काम है, इसको उठाया होगा 622,500 पे 25% लगाया, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, दोनों को ऐड किया, सेल्स निकाली, बोला यार ये तो हैप्पी सवाल हो गया। नहीं, इतना बचपन वाली हरकत मत करना। फैक्ट्री प्रॉफिट एंड मार्कअप both are different thing. Gross profit markup is a different thing, factory profit markup is a different thing. Factory profit markup is applied only in the manufacturing account, whereas the gross profit markup is applied to cost of sales, but gross profit markup is not available in the question anywhere. So I will leave the gross profit as well. I will say कि ना तो मेरे पास sales थी और ना ही मेरे पास gross profit है. It's okay, let's move on. हम आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, gross profit के नीचे ऐड करना होता था factory profit को, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे factory profit. The factory profit which we had calculated was 125,000, तो I will add 125,000 to it. और उसके बाद फिर आप आगे आ जाओ, तो आप लोगों ने ये देखना है कि आपका प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो इफ यू सी कि तुम्हारा ओपनिंग प्रोविजन 2,000 था और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 500 है, यानी कि 500 का इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। यू कैन सी इट ओवर हियर, द बीडी इज 2,000, द सीडी इज 2,500, तो इंक्रीज कितने का हो रहा है, 500 का। नाउ दिस इज A2 क्लास, आपको ये बात समझ आनी चाहिए that the BD is 2,000, the CD is 2,500, it means that there was a increase in provision of 500, right? ये PUP यानी कि provision for unrealized profit का अकाउंट है, चाहे तो बना सकते थे, बट 500 रुपए इतना सिंपल से नजर आ रहा है, तो यहां पे हम बोलेंगे इंक्रीज है, सो आई विल सब्ट्रैक्ट इट, लेस इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की जगह नहीं है, तो आई विल सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास आंसर आएगा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज अगेन नॉट अवेलेबल। ग्रॉस प्रॉफिट ना लिखें इसको, वी कॉल इट एडजस्टेड जीपी, राइट। नाउ वंस हमने ये एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच गए, एंड अगेन दिस इज नॉट इवन अवेलेबल, सो हम आगे फर्दर सवाल के अंदर मूव करेंगे। और सवाल के अंदर आगे मूव करते हुए आप लोगों के दिल की धड़कनें पेपर में तेज हो गई होंगी, यार इसमें तो कोई भी चीज फाइंड आउट नहीं हो रही, बट डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों ने फ्लो के साथ चलना है, पेपर के टाइम के ऊपर फ्लो के साथ चलेंगे, जो है वो अवेलेबल है, लिखते जाएं, स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उसका मार्क मिलेगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन द पेपर के यार कुछ भी नहीं निकल पाएगा इसमें, तो मैं क्या करूं। तो आपने सिर्फ फ्लो के साथ चलना है, मेरी बात मान लेना, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ये काम कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस लेस करना शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इधर लाइंस बना लेते हैं पहले, ताकि आपको यहाँ से क्लैरिटी के साथ दिखा सके चीजें। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस नाउ, सो लेस एक्सपेंसेस। नाउ द एक्सपेंसेस विल बी, आप अगर सवाल के अंदर आगे देखें तो उसने आपको कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए थे। सबसे पहले उसने आपको एक बड़े बेसिक से एक्सपेंसेस दिए हुए थे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो कितनी है, 51,000 की है, तो आप पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखें। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाज 50 कितने की थी मैं भूल गया, 51,000 की, राइट। बट दिस 51,000 वाज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आपको डिलीवरी व्हीकल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करना होगा। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना, आपका क्या कहते हैं, कितना बन रहा था ये, 7,000 रुपए का। तो 7,000 रुपए की आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने उसको ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे आप 7,000 रुपए ऐड कर लीजिए। सो 51 प्लस 7, तो ये 58 बन जाएगा। तो आई विल रिकॉर्ड इट 58,000 ओवर। फिर उसके बाद आपके पास एडमिन एक्सपेंसेस थे।
एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर अगर आप देखें तो एडमिन एक्सपेंसेस आपको सवाल के अंदर गिवन थे, यहाँ पे आके आप लोग देखो आपको नजर आएंगे द एडमिन एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वर 81,000. तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिकॉर्ड 81,000 एंड यू विल ऐड डेप्रिसिएशन टू इट, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्रिसिएशन के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट की चली जाएगी 3200 की, तो यहाँ पे हम 3200 रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट. तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं 3200. तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा भाई 84,200 का, राइट. एंड देन इनका टोटल निकालने हैं आप, तो इनका जो टोटल आपके पास बनेगा वो आपके पास बनेगा 142200. एंड देन आई विल से कि मेरा नेट प्रॉफिट जो आएगा ना, नेट प्रॉफिट which I had calculated already, the net profit was 17,900. ये बात याद आई, तो यहाँ पे आप लिखोगे 17,900. Now, in order to get the adjusted gross profit, what I will do, मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा तो मैं adjusted gross profit पे पहुंच जाऊंगा. तो भाई इन दोनों को आप सबसे पहले क्या कर ले, इन दोनों को आप आपस में ऐड कर ले. सो ये आ जाएगा आपके पास 142200 प्लस 17900, तो ये मेरे पास आ रहा है 160,100. तो ये एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 160,100. नाउ मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो यहां पे आने के लिए माइनस किया था, ये ऐड किया था, तो अब मैं क्या करूं, इसको ऐड कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो ऊपर पहुंच जाऊंगा. तो आ जाए भाई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. प्लस 500 माइनस 125,000. तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35,600. तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा 35,600 and I will add this 35,600 to the cost of sales. So plus 622,500, I will eventually get the sales total figure. और जो मेरी sales की total figure है वो कितनी बन रही है यहाँ पे 658,100 की. दैट इज इट. ये हम लोगों ने पूरी एक कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बनाई, और उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि एग्जामिनर ने हमारे साथ कुछ इतना खास नहीं करा, बस उसको लगा कि उसने कुछ बहुत मुश्किल पूछ लिया, बट ये बिल्कुल बच्चों वाला काम था. नाउ वंस वी आर डन विद द इनकम स्टेटमेंट, बिफोर इट वी मेड द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. यहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, एंड देन यहाँ आके ये एंड हुआ, एंड देन दिस इज द इनकम स्टेटमेंट. एंड देन आफ्टर मेकिंग इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने अब अगले पार्ट पे चले जाना है. व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? In the next part, additional information. The directors have been increasing the inventory of raw material because of fear that price of raw material will increase considerably in the future. Discuss the factors the directors should consider in deciding whether to increase the inventory or not. भाई सबसे पहली बात तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये इन्वेंट्री को इंक्रीज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अपना कैपिटल जो है वो क्या कर देंगे, टाई अप कर देंगे अपने इन्वेंट्री के अंदर. दूसरी बात, इन्वेंट्री बढ़ाने से एक नुकसान ये हो सकता है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है. एक और नुकसान ये भी हो सकता है इन्वेंट्री बढ़ाने से कि इन्वेंट्री के थेफ्ट होने का खतरा बढ़ सकता है. स्टोरेज की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है. हो सकता है कि इतनी सारी इन्वेंट्री आप खरीद लो और वो फिर बिके ही ना. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप यहाँ पे उसको बता सकते थे एग्जामिनर को कि भाई ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा. ठीक है. अच्छा, बोलता है एक्सप्लेन व्हाई प्राइम कॉस्ट वेरीज व्हेन द प्रोडक्शन लेवल वेरी. भाई कितना सिंपल सा सवाल पूछ लिया A2 लेवल पे आके. भाई प्राइम कॉस्ट है क्या? डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ऑन ईच प्रोडक्ट. एंड व्हेन द प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, व्हेन द प्रोडक्शन इज इंक्रीज, सो द प्राइम कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज एज इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट. ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है. एक कुर्सी बनाऊंगा तो 100 रुपए की लकड़ी लगेगी, दो बनाऊंगा तो 200 की लकड़ी लगेगी. ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है ना. सो डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी होती है वो आपकी प्राइम कॉस्ट होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट. तो आप ये उसको बताएंगे यहाँ पे, एंड बूम, ये आपका पूरा सवाल आराम से खत्म हो जाएगा, और आपके जितने भी ये पूरे 25-25 मार्क्स जो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये आपको पूरे भरपूर तरीके से एग्जामिनर के मार्क्स आप गेन कर सकेंगे. सो हियर इज द क्वेश्चन जो आप लोगों ने भी पूरा कंप्लीट किया, एंड दैट इज इट. यहां तक अब हम लोगों ने ये वाली चीज भी डन कर ली इस क्वेश्चन की. ठीक है.